वेलकम बैक गाइस। अब हमने यूनिट 1 तो कर ली लास्ट वीडियो तक, और इसमें जो ग्रीन पार्ट है ये सारा तब हमारे पूरे मतलब पीवाईक्यू के साथ कवर कर लिए। बट ये वाला पार्ट है, इसमें क्वेश्चंस रह रहे थे। ओके, वो मैं कर दूंगी। जब मैं सॉल्व कर लूंगी तो मैं शेयर कर दूंगी और उसमें एक्सप्लेन भी कर दूंगी कैसे करना है। नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। उससे पहले एक और चीज, ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इसमें हमने न्यूमेरिकल्स देखे थे पीवाईक्यू के। बट यहाँ पर मैं थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है ना, ये बुक के कटआउट्स है, मतलब बुक के क्वेश्चंस हैं एग्जांपल्स के। ये मुझे सही लग रहे थे। अगर आपको प्रैक्टिस करना हो तो ये मैं शेयर कर दे रही हूँ इस वीडियो के साथ। ये आप कर लेना, और मैं इसका एक्सप्लेनेशन इफ पॉसिबल तो मैं बता दूंगी। अगर ना हो, मतलब देखो डाउट्स होंगे तो पूछ लेना, वरना मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी एक बार डाल दूंगी। ओके, एक दो तीन 5 क्वेश्चन, 5 6 क्वेश्चन हैं। आंसर्स कुछ के हैं कुछ के नहीं है, मैं लिख दूंगी आंसर्स जिनके नहीं है। ओके, आप लोग इसे प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस हैं। इसमें उन क्वेश्चंस के ही वेरिएशंस है। जैसे देखो यहाँ पर वर्क डन है तीनों प्रोसेस का, यहाँ पर है एडियाबैटिक का, और मतलब ऐसे देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का रह रहा था, उसका बस एक फॉर्मूला होता है एनसीवी डेल्टा टी, बस वो इसमें अप्लाई करना है। ओके, वो एक्स्ट्रा है, मैं लिख दूंगी यहाँ पर साइड में कि यहाँ पर एनसीवी डेल्टा टी अप्लाई करना है। और इसके सोल्यूशन चाहे तो मैं शेयर कर सकती हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा, ये आप प्रैक्टिस कर लेना। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, ठीक है। अब इस चैप्टर के बारे में क्या है, इस चैप्टर में मैक्सिमम जो चीजें है ना, जैसे ये चीज, मतलब ये मैक्सिमम थ्योरेटिकल है। ओके, यहाँ पर हर चीज थ्योरेटिकल है। कार्नोट थ्योरम, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसका इक्विवेलेंस का प्रूफ, कार्नोट इंजन रेफ्रिजरेटर का वर्किंग और उसका प्रूफ, ये सब कुछ थ्योरेटिकल में आता है। ओके, तो थोड़ा सा थ्योरी तो हेक्टिक है ही, बट इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल अगर इसके आते हैं, जो कि आते ही हैं एक टॉपिक पे। इसका जो न्यूमेरिकल है वो सिर्फ एक टॉपिक पे बेस्ड है, दैट इज एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी बोथ एक हीट इंजन की भी और रेफ्रिजरेटर की भी। ओके, तो हम वो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेंगे, बाकी यहाँ के क्वेश्चंस मतलब जो और एक और चीज कि इसके हर टॉपिक में से जो इसका थ्योरेटिकल मतलब ये जो थ्योरेटिकल है, इसमें थ्योरेटिकल में हर टॉपिक में से आया क्वेश्चन। ओके, तो हम सीधे चलते हैं इस पे पीवाईक्यूज पे, पीवाईक्यू के थ्रू ही हम इसको समझेंगे, ठीक है। लाइक फॉर द फर्स्ट टॉपिक रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये दो क्वेश्चंस हैं, तो इसके थ्रू ही हम पूरा कवर करते हैं। और अब सिंस ये थ्योरेटिकल ज्यादा है तो मैंने यहाँ पर सीधे बुक के कटआउट लगा दिए। ओके, तो इस चैप्टर के लिए ये बुक के कटआउट्स टॉपिक वाइज पढ़ लेना, इतना आई थिंक इनफ होगा। यहाँ पे मैंने बुक के कटआउट लगा दिए क्योंकि बुक ज्यादा क्लीनर है एज कम्पेयर टू मेरी राइटिंग। बाकी मैं अपने हैंड रिटन नोट्स भी शेयर तो कर ही दूंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, रिवर्सिबल एंड So इरिवर्सिबल प्रोसेस। first of all, Let's start with reversible process. What is the reversible process? A reversible process is one which can be retracted in opposite direction by changing the external condition infinitesimally. Okay, that means कि let's say मेरे पास कोई स्टेट है गैस की। ओके, उसको मैंने कुछ उस पे प्रोसेस किए। अब स्टेट टू आ गई, यहाँ पे स्टेट वन है, यहाँ पे स्टेट टू आ गई। ओके, अब मुझे क्या करना है, ये तो हो गया प्रोसेस, अब इसको रिवर्स में ले जाना है। रिवर्स में इन द सेंस जो स्टेप्स इसने फॉरवर्ड मोशन में किए थे, सेम स्टेप्स उसी सेम स्टेट में जाने के लिए वापस से सेम स्टेप्स उसे फॉलो करने होंगे। ओके, पूरा का पूरा रिट्रैक्ट होगा अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब अगर जैसे जैसे इस प्रोसेस में गया था, सेम वैल्यूज सेम थिंग्स पीछे अपोजिट डायरेक्शन में भी होंगे बाय चेंजिंग द एक्सटर्नल कंडीशन इन्फिनिटेसिमली। ओके, इन्फिनिटेसिमली मीन्स बहुत ही स्मॉल एक्सटर्नल चेंजेस, जैसे प्रेशर और टेम्परेचर, इनका बहुत ही स्मॉल चेंज, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज करने से जब वो अपोजिटली रिट्रैक्ट हो जाए, दैट इज रिवर्सल प्रोसेस। ओके, बेसिक डेफिनेशन यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन लिखा है कि इन द रिवर्स प्रोसेस जो वर्किंग सब्सटेंस होता है सारे स्टेज में इन सच अ वे दैट ऑल द चेंजेस अकरिंग द डायरेक्ट प्रोसेस आर एग्जैक्टली रिपीटेड इन द अपोजिट ऑर्डर एंड इनवर्स सेंस। नो चेंजेस, मतलब इनवर्स सेंस में अगर यहाँ से जाते टाइम और यहाँ से जाते टाइम कोई भी चेंज नहीं होता पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस और इन द साउंडिंग। ओके, कोई चेंज नहीं आता, ओवरऑल चेंज। ओके, जैसे गया वैसे वापस आ गया, तो ओवरऑल कोई नेट चेंज जीरो। ओके, if heat is observed by the substance in the direct process, the same quantity of heat will be given out by it in the reverse process. जितनी हीट जाते टाइम लगी उतनी हीट लौटते टाइम लगनी चाहिए। एंड इफ वर्क इज डन, तो सेम वर्क इसको, अगर उसने कुछ वर्क किया है जाते टाइम, तो अपोजिट में उतना ही सेम वर्क इसे वापस देना होगा। ओके, एंड इक्वल विल बी डन ऑन द सब्सटेंट इन द रिवर्स प्रोसेस। ओके, अगर जाते टाइम गैस पे कुछ वर्क हुआ, लाइक से मैंने कंप्रेशन किया है, गैस का कंप्रेशन करके मैंने वर्क डन किया, उस पर कुछ वर्क किया है, तो रिवर्स प्रोसेस में जो गैस है वो एक्सपैंड उतना ही होगी जितना वर्क हमने जाते टाइम, क्योंकि यहाँ पर कंप्रेशन किया तो इसका रिट्रैक्शन में वो एक्सपेंशन होगा ना, तो वो सेम वर्क डन होना चाहिए। ओके, सो ओवरऑल देयर इज नो वेस्टेज और लॉस ऑफ एनर्जी एट ऑल इन रिवर्सिबल प्रोसेस। तो अब इससे तो ये पूरी की पूरी आइडियल कंडीशन होगी कि यहाँ पर कोई भी तरह का नो वेस्टेज और लॉस ऑफ एनर्जी
विल बी देयर, लाइक कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा, जितना हमने उसे प्रोवाइड किया है उतना वो हमें रिटर्न कर देगा। ओके, अब ये तो हो गया बेसिक डेफिनेशंस एंड बेसिक एक्सप्लेनेशंस का। उसके बाद hence the infinitesimally slow isothermal expansion। isothermal expansion why? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए हर स्टेज पे, तो यहाँ पर एक्सपेंशन और कंप्रेशन में आइसोथर्मल, अगर आइसोथर्मली एक्सपेंशन या फिर कंप्रेशन हो रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा वो। ओके, और आइसोथर्मल और एडियाबैटिक ऑपरेशन। एडियाबैटिक ऑपरेशन वाई? क्योंकि एडियाबैटिक क्या होता है, डेल क्यू, अगर हीट भी उसमें जो नेट हीट है, नेट हीट का फ्लो अगर जीरो है, ओके, दैट मीन्स एंट्रोपी चेंज। यहाँ पर एंट्रोपी का भी कॉन्सेप्ट आता है एक्चुअली, कि एंट्रोपी अगर इंक्रीज हो रही है दैट मीन्स उसका जो वो इरिवर्सिबल आता है। जहां भी एंट्रोपी आती है वहां पर इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, राइट। तो यहाँ पर एंट्रोपी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि अभी हमने फर्स्ट लॉ पे यूनिट वन में से फर्स्ट लॉ डिस्कस किया था। बट यहाँ पर ये एडियाबैटिक ऑपरेशन से मेन फोकस उनका एंट्रोपी पे होता है। ओके, तो डेफिनेशन में तो आप लिख सकते हो आर रिवर्सिबल। तो आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक ऑपरेशंस आर रिवर्सिबल व्हेन कैरिड आउट वेरी स्लोली। एक कंडीशन वेरी स्लोली होनी चाहिए। वो वेरी स्लोली क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इसका मैंने एक्सप्लेनेशन वैसे यहाँ पर पढ़ लेना, यहाँ पर लिखा होगा वेरी स्लोली, क्योंकि अगर फास्ट होंगे तो उसमें एक हीट लॉस हो जाएगा ड्यू टू फ्रिक्शन, या फिर लेट से हीट जनरेट हो सकती है इसलिए। ओके, तो बहुत स्मॉल स्मॉल कि हर एक स्टेज पे जो डेल्टा टी हो वो बहुत ही ज्यादा इनफाइनाइटली स्मॉल हो, डेल्टा पी भी इनफाइनाइटली स्मॉल हो। ओके, तो अब नेक्स्ट क्या है कि अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था इन्होंने, क्वेश्चन में बोला था कि द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द रिवर्सिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पर वो क्या है, तो द कंडीशंस ऑफ रिवर्सिबिलिटी फॉर एनी हीट इंजन और प्रोसेसेस कैन बी स्टेटेड एज फॉलोस। अब मैंने यहाँ पर लिखने की जगह आंसर ना मैंने यहाँ यहीं बुक में ही कट आउट लगा दिया, तो आप यहाँ से ही पढ़ लेना, क्योंकि अब मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करूंगी वापस से यहाँ पर मैं, क्योंकि फिर इसका आंसर लिख दूंगी ना। तो आप यहाँ से पढ़ लेना बुक के कटआउट में, थ्योरी पार्ट पूरा इसमें कवर कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो डेल्टा पी है, मतलब हर स्टेज पे लेट से पहले टी वन था और फिर इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज किया है हमने, टी वन में डेल्टा टी ऐड करा है। डेल्टा टी इज वेरी वेरी जीरो, मतलब वेरी वेरी स्मॉल, मतलब डेल्टा टी इज अप्रोचिंग टू जीरो। ठीक है, तब ये पहली कंडीशन ये होगी, टेम्परेचर ऐसा होना चाहिए, इनफाइनाइटली स्मॉल होना चाहिए, और फिर डेल्टा पी भी ऐसा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर मैं कॉन्सेप्चुअली बोलूँ तो डेल्टा पी इसलिए क्योंकि अगर प्रेशर में ज्यादा इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब प्रेशर ज्यादा तेज चेंज होगा, तो फ्रिक्शन जनरेट होगा और कुछ ना कुछ यहाँ पर वर्क डन भी हो जाएगा। ओके, तो ऑफ कोर्स हीट लॉस यहाँ से, तो वो रिवर्सिबल तो नहीं होगा क्योंकि हमने प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो उसे रिट्रैक्ट करना इज डिफिकल्ट। ओके, एंड सेकंड टेम्परेचर क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ जाएगा, उसकी जैसे जो हमारा फिर से जो रिट्रैक्शन है वो सेम नहीं आएगा। ओके, तो ये तो हो गया कि प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस मस्ट नॉट डिफर अप्रिशिएबली फ्रॉम द दोज ऑफ द सराउंडिंग। मतलब कुल मिला के जो डेल्टा पी है वो बहुत स्मॉल होना चाहिए और डेल्टा टी भी शुड अप्रोच टू जीरो। ओके, नाउ ऑल द प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन द साइकिल ऑफ ऑपरेशन मस्ट बी इनफाइनाइटली स्मॉल। सारे स्टेप्स स्लो होने चाहिए, फास्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है, बहुत ही माइन्यूट माइन्यूट स्टेप्स, मतलब बहुत स्लो स्लो। ओके, देन द वर्किंग पार्ट्स ऑफ द इंजन मस्ट बी कंप्लीटली फ्री फ्रॉम फ्रिक्शन। फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि फ्रिक्शन से हीट लॉस हो जाएगा, तो हमारा हीट प्रोवाइडेड विल नॉट बी इक्वल टू हीट गेन्ड जो रिवर्स साइकिल में मिलेगा, तो इसलिए ये फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। देन देयर शुड नॉट बी एनी लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन ड्यूरिंग द साइकिल ऑफ ऑपरेशन। ओके, ये तीन तरह से हीट लॉस, मतलब कुल मिला के हीट लॉस को रोकना है जितना, बिकॉज वी वांट कि हम लोग जितना हीट प्रोवाइड कर रहे हैं उतना हीट हमें रिट्रैक्ट हो जाए। तो बीच में कहीं भी हीट लॉस हुआ तो वो हमारा फॉलो नहीं, मतलब फिर वो रिवर्सिबल नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन को रोकेंगे, फिर फ्रिक्शन को रोकेंगे, फ्रिक्शन से भी हीट लॉस ना हो। उसके बाद हम लोग बहुत ही ज्यादा स्मॉल स्टेप्स मिलेंगे जिससे यहाँ पर कुछ यहाँ से फिर से वही हीट लॉस ना हो, या फिर हमारा प्रोसेस इनफाइनाइटली स्मॉल हो और यहाँ पर डेल्टा पी और डेल्टा टी भी इनफाइनाइट स्मॉल हो। तो ये चार कंडीशंस है, यहाँ पर लिख देनी है। ओके, नेसेसरी कंडीशंस। अब देखो यहाँ पर 5 मार्क्स का है, तो ऑफकोर्स चार कंडीशन से क्या हो गया, चार कंडीशन मीन 4 मार्क्स, और फिर यहाँ पर एक एग्जाम्पल देना है रिवर्सिबल, या फिर दो कंडीशन भी लिखोगे तो 2 मार्क्स इसके और फिर दो दो इसके एग्जाम्पल बता दिए। तो इसकी एग्जाम्पल देखते हैं पहले एक बार, और देख लेते हैं कि इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। ओके, अब यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है कि अ हीट इंजन इज रिवर्सिबल ओनली इफ इट ऑपरेट्स so slowly and gently that pressure and temperature differences between the system and the surrounding are infinitely small at every stage, ensuring no entropy is produced. Entropy means del Q means heat का exchange और heat exchange means heat loss, तो इसलिए यहाँ पर स्लो होने चाहिए और ये सब जो भी कंडीशन है ये फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, अब इरिवर्सिबल क्या? रिवर्सिबल का अपोजिट जस्ट इरिवर्सिबल, मतलब यहाँ पर ये प्रैक्टिकल है क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन हीट लॉस सब कुछ लिया जाता है, और ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हम लोग कभी भी
डी यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू डायरेक्ट नहीं कर सकते यहाँ पर, कुछ ना कुछ, यानी हम लोग यहाँ पर डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल क्यू नहीं कर सकते, जितनी हीट प्रोवाइड की वो सारी वर्क में नहीं जाएगी, कुछ ना कुछ हीट लॉस होगा। ओके, तो ये होता है रिवर्स इरिवर्सिबल। ओके, इन नेचर ऑल चेंजेस आर इरिवर्सिबल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। व्हाई? इसकी रीजंस: the condition for thermodynamic equilibrium, that is this, are not satisfied because natural process do not take place quasi statically। अब quasi statically क्या होता है? मैंने लास्ट वीडियो के नोट्स में लिखा हुआ था क्वासी स्टैटिक मींस, देखो रिवर्सिबल क्वासी स्टैटिक में डिफरेंस क्या है? ये होते हैं एक्सट्रीमली स्लो, ठीक है, नियर इक्विलिब्रियम में मतलब ये नियर इक्विलिब्रियम एट एवरी स्टेट, मतलब इनके हर स्टेज पे हम लोग P1 T1 निकाल सकते हैं। ओके, एक डेफिनेट वैल्यू आएगी, फाइनाइट होंगे वो। कैन डिफाइन पीवीटी ऑफ कोर्स। ओके, मे हैव एनर्जी लॉस, इसमें हाँ, इसमें एनर्जी लॉस पॉसिबल है, रिवर्सिबल में नो एनर्जी लॉस एट ऑल। मतलब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता, उसी को हम लोग क्वासी स्टैटिक कहते हैं। ओके, द बेस्ट रिवर्सिबल प्रोसेस इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड इज क्वासी स्टैटिक, क्योंकि ये तो थियोरेटिकल है बट ये प्रैक्टिकल है, और इसे क्वासी स्टैटिक इसको कहा गया कि यहाँ पर एनर्जी लॉस को इंक्लूड किया है। ठीक है, मे नॉट रीस्टोर द सिस्टम प्लस वार्निंग, ऑफ कोर्स यहाँ पर सिस्टम रिस्टोर नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी लॉस आ गया तो सिस्टम रिस्टोर नहीं हो पाएगा। ओके, और दूसरा, और फिर अप्रोक्सीमेट इन रियल सिस्टम्स। ओके, रियल सिस्टम्स में हाँ, ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में है, ये इट इज इम्पॉसिबल इन रियल लाइफ, ओनली आइडियल कॉन्सेप्ट। ओके, कैन बी शोन ऑन डायग्राम बिकॉज पीवी की जब हमें हर स्टेज पे वैल्यू पता है तो हम लोग पीवी डायग्राम बना सकते हैं। ओके, बट इरिवर्सिबल प्रोसेस को हम लोग नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें हर स्टेप पे कुछ ना कुछ चेंज है पीवी का, उसमें हम लोग हर स्टेज पे पी और टी, यही मेन होता है कि हम लोग पीवी मतलब एक इक्वेशन ऑफ स्टेट नहीं बता पाते ना हर स्टेज पे इरिवर्सिबल में, इसलिए हम लोग यहाँ पे पीवी डायग्राम नहीं बना सकते। इसमें भी बना सकते हैं, नॉट ऑलवेज रिवर्सिबल बट ये ऑलवेज क्वासी स्टैटिक। ओके, ये तो हो गया थ्योरेटिकल डिफरेंस, बट हमें यहाँ पर जो ये था यहाँ पर देखना है कि नेचुरल प्रोसेस डज नॉट टेक प्लेस क्वासी स्टैटिकली, इसलिए हर प्रोसेस जो नेचुरल प्रोसेस होता है वो होते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। डिसिपेटिव इफेक्ट्स जैसे फ्रिक्शंस, विस्कोसिटी, इनइलास्टिसिटी, रेसिस्टेंस, और ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से मतलब हीट का लॉस होता है। ओके, नाउ एग्जांपल्स आर इंपॉर्टेंट क्योंकि वही पूछा है हमसे। spontaneous expansion of a gas into an evacuated space, because गैस जब एक स्पेस में फैलेगी तो हम हर पार्टिकल इसके अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, हम हर पार्टिकल को उसका पाथ रिट्रैक्ट तो नहीं कर सकते, कितने सारे पार्टिकल्स होंगे, इनफाइनाइट पार्टिकल्स, उनको रिट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो ये तो हो गया एक irreversible process। Spontaneous conduction of heat along a metal bar which is hot at one end and cold at the other end, ये भी हम वापस से रिट्रैक्ट नहीं, क्योंकि अगर हॉट से कोल्ड गया तो ऑफकोर्स कोल्ड से हॉट ले जाने मतलब ये तो नहीं होता ना, ये तो थर्मोडायनेमिक्स में ना करती है, दैट्स व्हाई ये भी इरिवर्सिबल हो गया। ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन फ्रॉम अ हॉटर टू, ऑफ कोर्स हॉटर टू कोल्डर बॉडी, इसका रिवर्सिबल कोल्डर टू हॉटर बॉडी नॉट पॉसिबल। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ रेसिस्टर, ओके, और नॉनदलेस रिवर्सिबल प्रोसेस आर नॉट, हाँ, बट हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में रिवर्सिबल प्रोसेस मेंशन करते हैं बिकॉज वो आर मतलब उनको हम एनालिटिकली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हम अपने केसेस में रिवर्सिबल प्रोसेस लेते हैं, लाइक कार्नोट साइकिल वगैरह में रिवर्सिबल प्रोसेस को अज्यूम करते हैं। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा था, गिव नेसेसरी कंडीशंस, वो देख ली, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ रिवर्सिबल इन रिवर्सिबल, वो मैं बता देती हूँ। देखो, पहला एग्जांपल रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये रिवर्सिबल का है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, जहां पर भी, हाँ देखो, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन ये भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। और कार्नोट साइकिल में तो हम लोग रिवर्सिबल लेते हैं, पूरा का पूरा हाथ कंसिस्ट एंटायरली ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेसेस, हर स्टेप वहां पर रिवर्सिबल होता है। तो यहाँ पर रीजन भी दिया हुआ है कि क्यों, क्योंकि रीजंस भी पूछे हैं एक्चुअली, इसमें का पता नहीं बट रीजंस, हाँ देखो यहाँ पर क्लासिफाई द फ्लोइंग प्रोसेस इनटू रिवर्सिबल और रिवर्सिबल एंड गिव द रीजंस, तो रीजन भी देने हैं। ओके, तो रीजंस भी पढ़ लेना। Like first, gas expands very slowly at constant temperature, तो heat absorbed is equal to 1। अब isothermal expansion है, मतलब डेल्टा टी इज जीरो, डेल्टा टी जीरो मतलब इंटरनल एनर्जी जीरो, तो जितनी हीट प्रोवाइड हुई है वो पूरी वर्क डन में कन्वर्ट हो गया, तो इसी वजह से क्या होगी, ये क्या है, ये एक रिवर्सिबल हो गया। आइसोथर्मल एक्सपेंशन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। सेकंड, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, एडियाबैटिक में क्या होता है, डेल क्यू इज जीरो, यानी जितना भी वर्क प्रोवाइड किया है, वेट अ मिनट, यहाँ पर डेल क्यू जीरो यानी जितना भी वर्क प्रोवाइड किया है वो पूरी इंटरनल एनर्जी में गई, यानी यहाँ पर भी फिर से हमें हीट लॉस नहीं कंसिडर करना है, तो ये भी क्या हो गया, ये क्या हो गया, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दोनों क्या होते हैं, रिवर्सिबल। थर्ड, कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल तो ऑफ कोर्स पूरा का पूरा रिवर्सिबल प्रोसेस, वो हम देखेंगे कि इसमें हर एक स्टेप रिवर्सिबल होता है। एक यहाँ पर बीच में सेकंड और फोर्थ के बीच में थर्ड और था जिसमें एंट्रोपी के बारे में था, कि आइसोथर्मल के केस में मतलब एंट्रोपी अगर इंक्रीज नहीं हो रही है दैट मीन्स आपका डेल क्यू चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वो भी
रिवर्सिबल होता है, बट ये मैंने लिया नहीं क्योंकि अभी हम लोग एंट्रोपी को करे नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट एडियाबैटिक के, एडियाबैटिक मीन्स फ्री एक्सपेंशन ऑफ अ गैस। ओके, एडियाबैटिक का एग्जांपल फ्री एक्सपेंशन ऑफ अ गैस। फ्री एक्सपेंशन मीन्स हमने कुछ नहीं किया है, वो खुद से, मतलब नो वर्क डन। ओके, खुद से फ्री एक्सपेंशन वैक्यूम में एक्सपैंड हो रही है। ओके, तो ये रिवर्सिबल क्यों है, क्योंकि ऑफ कोर्स एक्सपेंशन ऑफ अ गैस मीन्स यहाँ पर वर्क डन जीरो है। तो सो फ्री एक्सटेंशन में जब देखो, फ्री एक्सटेंशन मीन्स एक्सपैंड हो रही है, गैस इज एक्सपेंडिंग फ्रीली विदाउट एनी वर्क। ओके, कोई वर्क डन नहीं हो रहा उस पर, और नहीं वो वर्क खुद कर रही है, वर्क डन इज जीरो। तो एक्सपेंशन का रिवर्स प्रोसेस क्या होगा, कंप्रेशन, राइट। अब हमें कंप्रेस अगर करना है एक्सटर्नल फैक्टर्स, तो कंप्रेस करने के लिए हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। बट सिंस जब हम एक्सपैंड के टाइम इसने कोई वर्क डन नहीं किया था, यानी यहाँ पर अगर वर्क डन आते टाइम जीरो था, तो रिट्रैक्ट के टाइम भी वर्क डन जीरो होना चाहिए था, राइट। बट हमें उसे अगर कंप्रेस करना है तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इनिशियल स्टेट इज नॉट इक्वल टू रिवर्सिंग वाला स्टेट, इसीलिए क्या है, फ्री एक्सपेंशन इज एन एडियाबैट, सॉरी क्या कहते हैं इसे, तो फ्री एक्सपेंशन इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट एक्सपेंशन विद फ्रिक्शन। ऑफ कोर्स एक्सपेंशन मतलब मैकेनिकल एनर्जी लॉस्ट एज हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। तो जहां भी हीट लॉस आता है वहां पर तो डायरेक्ट एक्सपेंशन विद फ्रिक्शन मींस यहाँ पर हीट लॉस है, तो ये इरिवर्सिबल है। देन दूसरा दूसरा इज मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। अगेन यहाँ पर दो गैसेस जब मिक्स होंगी तो हर एक पार्टिकल आपस में, मतलब मैं प्रैक्टिकल मीनिंग बता रही हूँ यहाँ पर, तो उसमें रीजन दे रखा होगा कुछ। गैसेस मिक्स स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली मिलता है मतलब हर एक पार्टिकल उसका अपने आप से कोई ना कोई पाथ फॉलो करेगा। हम हर पार्टिकल को रिट्रैक्ट नहीं कर सकते, रिट्रेस नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, और ऑल्सो मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस में एंट्रोपी इंक्रीज होती है। ओके, अगर मैं यहाँ पे एंट्रोपी लाऊं, मैथमेटिकल इसका रीजनिंग दूं, ये तो मैंने प्रैक्टिकली बता दिया, बट मैथमेटिकली होता है कि अ, जितना ज्यादा डिसऑर्डर ऑफ द स्टेट, मतलब मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस मींस ये और ज्यादा डिसऑर्डर हो रही है। ओके, इनके जो पार्टिकल्स है डिसऑर्डर स्टेट में जा रहे हैं, और जहां भी डिसऑर्डर बढ़ता है वहां पर एंट्रोपी इंक्रीज होती है, और एंट्रोपी जहां भी आई वहां पर वो इरिवर्सिबल हो जाता है। ओके, दैट इज, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है एंट्रोपी इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज्ड डिसऑर्डर। ओके, तो ये तो रीजनिंग हो गई इरिवर्स, और ये हो गए इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल के फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पर मैं क्या करना है, ये तो वन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, मैंने तीन तीन बल्कि चार एग्जांपल अगर एंट्रोपी वाला जोड़ूं तो तीन तीन एग्जांपल तो कर लिए, इसमें से दो या फिर एक जो भी याद आए लिख देना। नेक्स्ट इज क्लासिफाई द फॉलोइंग प्रोसेस इनटू रिवर्सिबल। अब ये आसान हो गया, आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस, आइसोथर्मल है और एक्सपेंशन है, तो ये कैसे होगा, रिवर्सिबल। वाई, क्योंकि आइसोथर्मल है यानी डी यू इज इक्वल टू जीरो, तो जितना भी डेल क्यू जो भी हमने हीट प्रोवाइड की है वो हमें एज अ वर्क मिल जाएगी, या फिर इसका रिवर्स, अगर हम लोग इसमें वर्क डन कर रहे हैं तो वो हमें एज डेल क्यू मिल जाएगी, राइट। यही होता है, जितना हमने हीट प्रोवाइड की वो हमें वापस वर्क डन में मिल जाए, दैट इज रिवर्सिबल। तो ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इज व्हाट, रिवर्सिबल प्रोसेस। एंड डिफ्यूजन ऑफ गैस, यही अभी हमने क्या, मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस या फिर डिफ्यूजन ऑफ अ गैस। यहाँ पर रीजनिंग भी देनी है, तो यहाँ पर रीजनिंग क्या होगी कि हमें डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू, जो हीट प्रोवाइड करेंगे वो हमें रिट्रेस होके एज वर्क डन मिल जाएगी। और डिफ्यूजन ऑफ गैस में डिसऑर्डर ऑफ स्टेट बढ़ेगा, डिसऑर्डर बढ़ेगा तो हमें क्या होगा, एंट्रोपी इंक्रीज होगी विच इज इरिवर्सिबल। या फिर अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर में ही बोलूँ तो हम हर एक पार्टिकल को रिट्रेस नहीं कर सकते वापस से, इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं उसको रिट्रेस नहीं कर पाएंगे, तो दैट्स व्हाई इट इज इरिवर्सिबल। ओके, वैसे एंट्रोपी वाला रीजन ज्यादा अच्छा है कि डिसऑर्डर ऑफ द स्टेट बढ़ती है तो वहां पे एंट्रोपी इंक्रीज होती है। सो रिवर्सिबल पे तो इतना ही क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने सबसे ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट को इसके, विच इज कार्नोट इंजन एंड एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट, मतलब कार्नोट इंजन एंड एफिशिएंसी ऑफ इट, ठीक है। तो पहले तो आप स्टार्ट करते हैं वाला क्वेश्चन, इसमें क्या है, पहले है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ कार्नोट इंजन, प्योर थ्योरेटिकल है। मैं पहले कैसे एग्जाम में लिखना है बस हम इस पे फोकस करेंगे, ठीक है, ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में इसमें चार चीजें होती हैं। ओके, यहाँ पे मैंने बता भी, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में है, कट आउट है इसका, कि इसमें चार चीज होती है। फर्स्ट होता है एक सोर्स, ठीक है, जिसका टेम्परेचर होता है T1, और एक होता है सिंक जिसका टेम्परेचर होता है T2, ठीक है। इसका यूज क्या होता है, ये हमें आइसोथर्मल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर हमें, क्योंकि देखो चार स्टेप लगेंगे, आइसोथर्मल एडियाबैटिक, दो स्टेप मतलब दो प्रोसेसेस और चार स्टेप्स होंगे। तो आइसोथर्मल के लिए हमें क्या चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर चाहिए। ओके, तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर वाला एनवायरमेंट, तो इसके लिए हमें सोर्स हो गया, और एक T2, इसमें क्या होता है, T1 इज ग्रेटर देन T2 होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि कंस्ट्रक्शन क्या, और क्या होता है इसमें, एक स्टैंड होता है जो कि इंसुलेटिंग होता है, वो किससे होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तो मैंने बोला ना दो प्रोसेस, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। तो आइसोथर्मल के लिए सोर्स और सिंक एक फिक्स टेम्परेचर पे T1 और T2, जिसमें T1 इज ग्रेटर देन T2, एंड एक एडियाबैटिक के लिए क्या चाहिए, स्टैंड चाहिए।
और एक सिलेंडर चाहिए वर्किंग सब्सटेंसेस, जो भी हमारा जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं लाइक वाटर या फिर जो भी हम यूज कर रहे हैं उसे स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में तो इतना ही है। अब वर्किंग में क्या है, वर्किंग में 4 स्टेप्स, यही यही मैं बताई थी कि 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस होता है वर्किंग में, सबसे पहला प्रोसेस होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। फिर सेकंड होता है आइसोथर्मल, नहीं, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। देन देन थर्ड होता है, ओके, देन थर्ड होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन, ओके, और फोर्थ होता है एडियाबैटिक कंप्रेशन, ओके। अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन मींस वॉल्यूम बढ़ रहा है, ओके, और आइसोथर्मल का जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू आर टी, एन की वैल्यू अगर मैं 1 लूं, एल एन, एक मिनट ये बताया मैं, एल एन V2 माइन अपॉन V1, यही होता है उसमें आइसोथर्मल में। और यहाँ पे बता देती हूँ कि जो हमारा आइसोथर्मल होता है वहां पर जो वर्क डन होता है, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज आर टी, ये तो पता चल गया, तो एल एन V2/V1 ये होता है आइसोथर्मल का वर्क डन, राइट। और जो वर्क डन होता है उसमें एडियाबैटिक में वो होता है, अगर मैं टेम्परेचर की, इसमें हम लोग टेम्परेचर का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें T1 T2 दो टेम्परेचर है, एक सोर्स और सिंक। तो अब यहाँ पर आर टी अपॉन गामा माइनस वन, आर टी नहीं एक्चुअली, आर अपॉन गामा माइनस वन, और ब्रैकेट्स में टी इनिशियल, टी इनिशियल माइनस टी फाइनल, ठीक है। ये तो हो गया वर्क डन, ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि वर्क डन क्या होता है, ये आइसोथर्मल वर्क डन, ये एडियाबैटिक वर्क डन, और ये आइसोथर्मल वर्क डन, ठीक है। इसका यूज कैसे करना है, अब इसका यूज करना है कि 4 जो स्टेप्स होंगे जैसे यहाँ पर है, इसमें दे रखा है। ये पहले तो देखो, ये क्वेश्चन में सबसे पहले ये ग्राफ बनाना है, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बना दिया, उसके बाद इसके ऊपर बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, बस इतना करना है इस क्वेश्चन में, ओके। तो पहला मैंने क्या बोला था, पहले होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मींस वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो देखो वॉल्यूम V1 से V2 इंक्रीज हो रहा है, ओके। तो यहाँ पर हो गया आइसोथर्मल एक्सपेंशन। देन सेकेंड इज एडियाबैटिक कंप्रेशन, यहाँ पर क्या हो रहा है, V2 से V3 जा रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पर हो रहा है आइसोथर्मल कंप्रेशन, एक्चुअल कंप्रेशन, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। एंड देन एडियाबैटिक कंप्रेशन, फिर वापस अपनी इनिशियल स्टेट में। कार्नोट साइकिल मींस एक साइकिल कब कंप्लीट हो रही है, जब वो अपने इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होके वापस अपनी इनिशियल स्टेट में वापस आ रहा है, ओके। ये हो गया कार्नोट साइकिल पूरा। अब इसमें टेम्परेचर देखो जरा, यहाँ पर लेट्स से यहाँ पर सोर्स था तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना है T1, और यहाँ पर सिंक था तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना है T2, राइट। तो यहाँ पर सिंस ये आइसोथर्मल है तो यहाँ पर इस वाली लाइन में जो ए बी वाली पॉइंट है, यहाँ पर अगर यहाँ T1 है तो यहाँ भी T1 रहा होगा, राइट। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपना है सिंक, तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना हो गया T2, और यहाँ पर आइसोथर्मल है तो ये जो DC वाली लाइन है इसमें यहाँ पर D वाले पॉइंट में भी T2 रहा होगा, ओके। तो अब एक चीज देखो इसमें, यहाँ पर एडियाबैटिक है, वो किसके बीच में, T1 और T2 के बीच में, और यहाँ भी एडियाबैटिक है जो कि है T1 और T2 के बीच में। तो ये चीज मैं यहीं पे बता रही हूँ, बट बाद में आएगी। एक्चुअली यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, वो होगा आर आर अपॉन गामा माइनस वन और T1 माइनस T2, राइट, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पर T1 है। और यहाँ पर क्या होगा, सेम आर अपॉन गामा माइनस वन, यहाँ पर क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल टेम्परेचर T2 है। तो यहाँ पर T1 माइनस वन T2 और यहाँ पर T2 माइनस T1, यानी यहाँ पर जो वर्क डन आएगा वो इसका जस्ट नेगेटिव होगा, तो इसका बाद में यूज होगा, मैंने यहीं पे ग्राफ में ही बता दिया, इससे समझ में मन में आसान हो जाएगा, ओके। तो ये तो हो गया जो कि इसकी वर्किंग होगी। अब वर्किंग को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा पहले, उसका वर्क डन ये आएगा, डिराइव मतलब पूरा फॉर्मूला लगा के इसे लिखना है चारों प्रोसेस में, ओके। फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा, वहां पर ये आएगा। फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा, यहाँ पर ये आएगा। और फिर जो ये हो गया Q2 यानी वर्क डन 3, ये कब है, ये है V3 से V4 जाते टाइम, यानी V3 ऐसे ऐसे जाते टाइम। एंड देन क्या है V4, V4 क्या है, जो एडियाबैटिक वाला है। एडियाबैटिक में देखो अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों इक्वल है, ठीक है, बस एक दूसरे का नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है और वहां पर वो पॉजिटिव है, ओके। तो ये तो हो गया वर्किंग। अब वर्किंग के बाद क्या करना है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो ये मैं अपने नोट से बता देती हूँ। तो यहाँ देखो ये रहे नोट्स। अब इसमें क्या है, कैसे लिखना है उसमें हमारे पेपर में। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्नोट साइकिल 4 स्टेजेस होते हैं, ओके। उसमें हमें सोर्स सिंक कंस्ट्रक्शन तो बता देना है कि सोर्स सिंक और सिलेंडर और वो होते हैं हमारे पास, ठीक है, क्या कहते हैं, इंसुलेटिंग स्टैंड, ओके। फिर 4 फेजेस कौन, 4 स्टेप्स कौन से होते हैं, पहला होता है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तीसरा रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, और फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन, ओके। चारों केसेस में वर्क डन निकाल लिया, ये रहा वर्क डन आइसोथर्मल
आइसोथर्मल का वर्क डन लॉ के फॉर्म में, और इसका वर्क डन टी वन और टी टू की फॉर्म में निकाल रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग दो टेम्परेचर डिफरेंस के बारे में मतलब इसके बीच में काम कर रहे हैं, और एफिशिएंसी में ऑफकोर्स वो टेम्परेचर के फॉर्म में हमें चाहिए। तो हम यहाँ पर T1 T2 वाला रिलेशन, यहाँ पर टी और वी वाला रिलेशन यूज करेंगे। पीवी गामा होता है तो यहाँ पर हम टीवी वाला यूज करेंगे, ठीक है। वहां से वर्क डन आ गया। अब यहाँ पर भी फिर से आइसोथर्मल कंप्रेशन है, तो ये फिर से लॉ की फॉर्म में, और यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, बट यहाँ पर ये इसका जस्ट T2 - T1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देती W4 इज इक्वल टू -W2। ओके, अब क्या चाहिए? नेट वर्क डन। नेट वर्क डन क्या है? नेट वर्क डन इज W1 - W3। कैसे? जब हम लोग करेंगे नेट वर्क डन W1 W2 W3 और W4, तो ये W2 और W4 जो है वो तो एक दूसरे के जस्ट एडिटिव इनवर्स है, तो वो तो कट जाएंगे। बचेगा क्या? W1 - W3। -W3 क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है हमारा। ओके, नेगेटिव वर्क डन है, तो ये क्या हो गया? अब इसकी वैल्यू रख देंगे, तो वैल्यू रखने पे क्या मिला हमें? 10। अब इसमें देखो, यहाँ पर VB और VB है, और यहाँ पर VD और VC है, तो हमें कोई रिलेशन चाहिए इनके बीच में जिससे हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सके, राइट। तो अब रिलेशन के लिए क्या करेंगे? अब देखो, यहाँ पर रिलेशन के लिए हम लोग देखेंगे अपने कर्व को। कर्व में यहाँ पर मैंने एक्चुअली गलत लिख दिया, ये आइसोथर्मल है और ये एडियाबैटिक है। एक और चीज देख लें, यहाँ पर आइसोथर्मल क्या होता है? ऐसे, ठीक है। और एडियाबैटिक का कर्व में लास्ट वीडियो में देखा था कि वो ज्यादा स्टीपर होता है, तो इसलिए एडियाबैटिक ऐसे बन रहा है। ओके, इसका ऐसे और इसका ऐसे। ओके, तो ये हो गया आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। अब ये क्या है? ये है आइस एडियाबैटिक। हमें किसके बीच में रिलेशन चाहिए था? हमें चाहिए था ए बी और बी, यहाँ पर ए बी और सी डी के बीच में, ठीक है, इनके जो वॉल्यूम है इनके बीच में। तो यहाँ से अगर देखो तो ये वाली लाइन क्या है? जो बी और सी है वो कौन सी लाइन पर लाई करता है? एडियाबैटिक। और एडियाबैटिक पे लाई करता है, तो ये कौन सा रिलेशन फॉलो करेगा? पी वी गामा, या फिर पी के फॉर्म में टी और वी का जो रिलेशन होता है उसको फॉलो करेगा, विच इज दिस रिलेशन। ओके, तो अगर सिंस बी एंड सी लाई ऑन द सेम एडियाबैट्स, तो यहाँ पर T1 VB, T1 कहाँ है? T1 इज सोर्स के पास ऊपर वाला, और T2 इज सिंक के पास नीचे वाला, ठीक है। तो ये वाला जब हम लोग लगाएंगे, मतलब ये वाला रिलेशन लगा के हम लोग क्या ड्राइव करेंगे? T1 - T2 की वैल्यू, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो एडियाबैट है, इसमें डी और ए लाई करते हैं, तो इनके बीच में भी सेम रिलेशन लग के T1 T2 की ये वाली सेम टेम्परेचर है, इनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस तो सेम ही है, यहाँ भी T1 T2, यहाँ भी T1 T2। तो यहाँ से T1 T2 जब सेम है, तो ये भी इक्वेट करके हमें एक रिलेशन मिल जाएगी। अब इस रिलेशन का हमें यूज करना है उसी जो लास्ट वाली क्वेश्चन थी, और वहां से हमें जो नेट वर्क डन मिलेगा वो होगा ये, ठीक है। ये करके देख लेना। अब नेक्स्ट क्या है? एफिशिएंसी। ये तो हमने निकाल दिया कि इसका जो वर्किंग ऑफ कार्नोट इंजन है, ये सब। अब एक्सप्रेशन फॉर इट्स एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, वो कैसे निकालना है? एफिशिएंसी क्या होती है? किसी भी चीज की एफिशिएंसी क्या होती है? कि हमने कितना, हमें रिजल्ट मिला है किस उस चीज में से, डिवाइड बाय कितना हमने उसमें इनपुट लगाया था। तो हमें यहाँ पर रिजल्ट क्या मिल रहा है? हमें रिजल्ट मिल रहा है वर्क डन। हम वर्क डन करवा रहे हैं ना, हम लोग Q1 सप्लाई कर रहे हैं, और वर्क डन कुछ हमें कुछ मिल रहा है। कोई इंजन है जिसमें हम लोग Q1 सप्लाई कर रहे हैं थ्रू हमारा जो भी प्रोसेसेस है, और फिर हमें कुछ वर्क मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर हमारा हीट सप्लाइड है, मतलब जो हमारा एनर्जी सप्लाइड है वो है W1 नेट वर्क डन, मतलब रिजल्ट, जो रिजल्ट है वो है नेट वर्क डन, और सप्लाइड कितना है? Q1। तो इसका जो रेशियो होगा वो होगा एफिशिएंसी, राइट। तो यहाँ पर वही करेंगे हम। ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग? नेट वर्क डन। नेट वर्क डन क्या है? ये। तो इसको जब लिखा डिवाइड बाय Q1, Q1 कहाँ से आया? Q1 वो फर्स्ट डब्ल्यू वर्क था, फर्स्ट वर्क था जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हुआ था, राइट। जैसे यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यहाँ पर Q1 था। कैसे? क्योंकि ये पॉइंट कैसा है? आइसोथर्मल, राइट। आइसोथर्मल है, तो यहाँ पर DU तो क्या हो गया? 0। ओके, और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, तो यहाँ से डेल डब्ल्यू क्या हो गया? वो हो गया डेल क्यू के बराबर। ओके, और यहाँ पर डेल क्यू को मैं अगर Q1 बोलूँ, तो जो यहाँ पर वर्क डन होगा वो इक्वल होगा Q1 के, राइट, क्योंकि DU तो 0 है। तो यहाँ पर वर्क डन कितना आया था? आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क डन कितना आया था? LN। RT तो पहले था ही, RT1, और LN यहाँ पर फाइनल वॉल्यूम कितना है? V2, और इनिशियल है V1, राइट। यहाँ पर तो B और C, VB अपॉन VC, VB अपॉन VA, तो वही वाली वैल्यू Q1 की हम यहाँ पर जब रखेंगे, VB अपॉन VA और RT1, तो हमें क्या रिलेशन मिलेगा? 10। ओके, तो हमारा जो ईटा डिराइव हुआ है वो हो गए ये। ओके, और इट्स द टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2, मतलब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सोर्स पे क्या है, सिंक पे क्या है। ओके, कितना टेम्परेचर है, मैटर क्या करता है? उनका डेल्टा टी। तो ये तो होगी इसकी जो भी डेरिवेशन वगैरह थी वो सब, ठीक है, हमने डिराइव कर दिया।
हमें क्या मिला, ईटा इज इक्वल टू क्या था ये, 1 अपॉन T1। ओके, ये हो गया ईटा। अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ईटा के ऊपर, जो कि मैं अभी तुम्हें क्वेश्चन वाला नहीं कर रहे, अभी थ्योरेटिकल पार्ट कर देते हैं। ये सारे मैं क्वेश्चंस एक साथ एक वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे विद जो फर्स्ट, अगर आपको यूनिट 1 के जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए उनके सॉल्यूशन चाहिए उसके साथ, ओके, वो एक साथ कवर कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट, तो ये तो हो गया थ्योरेटिकल पार्ट। इसमें एक और चीज मैं ऐड ऑन कर दूं, वो है रेफ्रिजरेटर के बारे में। ठीक है, रेफ्रिजरेटर का भी क्योंकि आ सकता है, रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी क्या होती है। तो अब देखो, यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट भी बता रखा है, एक फ्लो चार्ट यहाँ पर लगा रखा है बुक में कि, हाँ, इसके नीचे यहाँ देखो, जब हीट इंजन वर्क करता है तो वो उसमें हम क्या करते हैं, हम कुछ हीट सप्लाई करते हैं विच इज Q1, और यहाँ पर हमें कुछ वर्क डन मिलता है, ओके, और हमारा कुछ वेस्ट होता है Q2, जो कि हमारा थर्मल पोल्यूशन जिसे कहते हैं, ओके। इसी चीज का, सिंस ये पूरा प्रोसेस हम लोग यहाँ पर रिवर्सिबल मान के चलते हैं, तो हम इसका कन्वर्ट भी कर सकते हैं, मतलब हम इसे ऊपर से नीचे की जगह इस फ्लो चार्ट को नीचे से ऊपर बना सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा, Q2 को लेट्स से कि T2 हमारा टेम्परेचर था जहाँ पर सिंक, मतलब वो छोटा था, T2 वॉज स्मॉलर देन T1, वो हमारा सिंक था, तो वहां से हम लोग हीट को अब्सॉर्ब कर रहे हैं। अब ये कभी भी कोल्ड से हॉट की तरफ तो जाता नहीं है एनर्जी, तो ये करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक एक्सटर्नल वर्क डन चाहिए, ओके। जब हम एक्सटर्नल वर्क करेंगे विच इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके एक्सटर्नल वर्क डन करेंगे, तो हमें यहाँ से Q2 अब्जॉर्प्शन होगा, और यहाँ पर नेट जो भी, मतलब जो भी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग हमें Q2 अब्जॉर्प्शन मिलेगा, और एक Q1 रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ थर्मल पोल्यूशन। ठीक है, जो हीट रेफ्रिजरेटर से वेस्ट में निकलती है, दैट इज Q1, एंड जो हीट वो अब्सॉर्ब करता है हमारे फूड में से, दैट इज Q2। तो नेट वर्क डन यहाँ पर भी क्या हो गया, यहाँ पर हो गया, हमने कितना सप्लाई किया, मतलब हमने कितना, Q1 हमारा वेस्ट हुआ है माइनस Q2, जो कि हमें यूजफुल आउटपुट है, ओके। तो ये तो हो गया इसका। अब इसका एफिशिएंसी, वही मैं बताई थी कि इसकी एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस करते हैं कि, तो कार्नोट इंजन तो हो गया। अब कार्नोट इंजन जब होल सिस्टम बैकवर्ड डायरेक्शन में सीक्वेंस ऑन देयर फंक्शंस रिवर्स हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर अगर पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ था, तो यहाँ पर पहले क्या होगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन, नहीं, लास्ट स्टेप क्या था, लास्ट स्टेप वाज एडियाबैटिक कंप्रेशन, वो होगा, ओके। उसके बाद आइसोथर्मल compression, then adiabatic expansion, and then isothermal expansion last step, ऐसे नीचे से ऊपर, ओके। तो जब ये पूरा का पूरा रिवर्स हो जाता है, तब हमें मिलता है आइडियल रेफ्रिजरेटर, ओके। तो ये रहा इसका फ्लो चार्ट, कि हम लोग क्या करेंगे, जो T2 है, जो सिंक था हमारा, जो कि लो टेम्परेचर पे था, वहां से हम लोग Q2 को अब्सॉर्ब करेंगे, ओके। और फिर कुछ वर्क सप्लाई करके हम यहाँ पर मतलब पहले वर्क सप्लाई करेंगे तो Q2 अब्सॉर्ब होगा, और फिर एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना हमारा वेस्ट होता है और कितना यूजफुल आउटपुट आता है, ओके। तो एफिशिएंसी इस केस में क्या होगी, हीट एक्सट्रैक्टेड, मतलब हमारा यूजफुल आउटपुट कितना है, हमें क्या रिजल्ट मिलना था, वो था Q2। हमें ज्यादा से ज्यादा हीट को अब्सॉर्ब करना था हमारी फूड में से, तो Q2 हो गया हमारा यूजफुल आउटपुट डिवाइड बाय वर्क इनपुट, वर्क कितना किया हमने इलेक्ट्रिक फॉर्म में, Q1 माइनस Q2। तो इसका जो एफिशिएंसी आ गई, ये होगी दिस T2 अपॉन T1 माइनस T2। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन है, ओके। जैसे ये क्वेश्चन हो, ये रेफ्रिजरेटर पे है, ये रेफ्रिजरेटर पे, बाकी एफिशिएंसी पे है, तो ये क्वेश्चंस मैं सारे एक साथ बता दूंगी। अभी नेक्स्ट मूव करते हैं थियोरेटिकल वाले पार्ट पे, वो कवर कर लेते हैं पहले, विच इज सेकेंड लॉ, कैल्विन प्लैंक और क्लॉसियस स्टेटमेंट एंड उनका इक्विवेलेंस, ओके। ये मैं अपने नोट्स के थ्रू समझा देती हूँ। अब देखो, ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि सेम ही है अलग अलग पेपर के, जैसे यहाँ पर सेम चीज पूछी है कि पहले सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सिग्निफिकेंस, और यहाँ पर केल्विन प्लैंक और क्लॉसियस स्टेटमेंट की सेकंड इक्वलेंस, ओके। यहाँ पर भी क्लॉसियस और केल्विन की स्टेटमेंट और फिर उनकी इक्वलेंस, और हाँ, और ऊपर भी एक यहीं पे था, मेंशन द सिग्निफिकेंस और इनका लेबल डायग्राम, ओके, ये तो दूसरा है, ठीक है। तो तीन क्वेश्चन सेम ही है, तो इसको एक बार समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट क्या करती है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दो लोगों ने दी थी, पहली केल्विन प्लैंक के, मतलब केल्विन प्लैंक ने दी थी, और दूसरी थी क्लॉसियस ने दी थी। दोनों सेम। अब देखो, पहले फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन है, हमें सेकेंड लॉ की जरूरत क्या पड़ी। फर्स्ट लॉ ने नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द वे सिस्टम इवॉल्व्स ऑफ और द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, मतलब यूनिट डायरेक्शनैलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला था, इसीलिए हमें सेकेंड लॉ की जरूरत पड़ी। और इसमें दो लोगों ने स्टेटमेंट दी है, तो दोनों स्टेटमेंट को पहले तो देख लेना, क्योंकि दोनों की पूछ रहे हैं, ओके। और फिर उनका इक्वलेंस हम देखेंगे। अब
कैल्विन प्लैंक ने बोला कि एक्सटेंट ऑफ कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, उसके बारे में। ओके, मतलब मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट लॉ होता है जो कि du प्लस डेल डब्ल्यू इक्वल टू डेल क्यू होता है, इसमें हमें एक्सटेंट नहीं पता चलता कि हम लोग कितना वर्क डन कन्वर्ट कर सकते हैं, कितना इंटरनल एनर्जी से हम कितना वर्क डन निकाल सकते हैं, फिर कितनी हीट जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो इस बारे में इन्होंने क्या बोला कि नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट इज कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। मतलब एक्सटेंट क्या है कि ऐसा कोई प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करता जहां पर जो डेल डब्ल्यू है वो पूरा इक्वल हो जाएगा डेल क्यू के, क्योंकि रियल लाइफ में, क्योंकि जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड है उसमें हमेशा एक हीट लॉस होगा विच इज एच, हीट लॉस। तो हमारी जो रियल स्टेटमेंट बनेगी वो ये बनेगी, ठीक है। भले ही आप डी यू को जीरो रख लो, बट ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि आप पूरा वर्क डन को हीट में जनरेट कर सकते हो, फिर हीट जनरेशन से आप पूरा वर्क डन करवा सकते हो 100%। ओके, यानी 100% एफिशिएंसी इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये तो थी कैल्विन प्लैंक की। अब क्लॉसियस ने क्या बोला था? क्लॉसियस ने बोला था यूनिडायरेक्शनैलिटी के बारे में। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि कैल्विन प्लैंक ने किस बारे में, किस प्रॉपर्टी के बारे में बोला, और क्लॉसियस ने किस प्रॉपर्टी के बारे में बोला। तो कैल्विन प्लैंक ने बोला एक्सटेंट ऑफ कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, एंड क्लॉसियस ने बोला यूनिडायरेक्शनैलिटी ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि नो प्रोसेस इज अलाउड हुज सोल रिजल्ट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अ हाई टेम्परेचर। मतलब इन्होंने बोला कि लेट से हमारा जो कार्नोट साइकिल था वहां पर T1 T2 था, इसमें T1 वाज ग्रेटर देन T2। तो इसमें इन्होंने बोला कि T2 से कभी भी T1 डायरेक्ट हीट सप्लाई नहीं हो सकती है। पर हमने देखा था कि कार्नोट साइकिल में विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क, ओके, हमने एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड की थी, मतलब हमने एक्सटर्नल वर्क डन किया था इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तब हमें ये मिला था कि हमें Q2 अब्सॉर्ब हो रहा था T2 में से, वरना दिस इज नॉट पॉसिबल, ये बोला था क्लॉसियस ने, ठीक है। तो अब इन दोनों से कंक्लूजन क्या आता है? कंक्लूजन इज मतलब जो इसकी सिग्निफिकेंस है, पहले तो सिग्निफिकेंस देखो एक ये होगी कि दे टॉक अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटेंट ऑफ कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, and they mention the unidirectionality of natural processes, and third rules out the so-called perpetual motion of the second kind, मतलब machine can't run at the expense of internal energy continuously। मतलब जैसे जो फर्स्ट लॉ थी, फर्स्ट लॉ ने क्या बोला था कि अगर मैं लेट से कि डेल क्यू जीरो हो गया तो डी यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू, राइट। तो इंटरनल एनर्जी का यूज करके हम वर्क डन करवा सकते हैं। तो ये इन्होंने रूल आउट कर दिया, मतलब ये नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये तो हो गया सिग्निफिकेंस और सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट की इनका जो इक्वलेंस है वो कैसे प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखो, द टू स्टेटमेंट सीम टू बी डिफरेंट बट आर आइडेंटिकल। कैसे? हाँ, ईच स्टेटमेंट इम्प्लाइज द अदर, एंड इसी को इक्विवेलेंस कहते हैं कि दोनों स्टेटमेंट हमें एक ही चीज के, मतलब एक ही चीज प्रूव करते हैं, व्हिच इज, पहले तो इक्विवेलेंस देखते हैं इसका कि वायलेशन कैसे होता है। व्हिच इज कि जो यूनिडायरेक्शनलिटी होती है उसके बारे में बोला, और कि हम लोग पूरा रिजल्ट हमारा जो है वर्क डन कैन नेवर बी इक्वल टू डेल डब्ल्यू डायरेक्ट, मतलब डेल क्यू डायरेक्टली। ओके, कुछ ना कुछ हीट लॉस होगा हमेशा। ओके, तो पहले तो प्रूफ देखो कि प्रूफ कैसे करना है। प्रूफ ऐसे करना है, ओके, ये हमारे प्रोफेसर ने ऐसे ही नोट्स बनवाए थे, तो ऐसे करोगे ज्यादा बेटर रहेगा। इसमें क्या है कि पहले हम लोग क्या करेंगे, वायलेशन ऑफ कैल्विन कैल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट का वायलेशन करेंगे, तो हमें दिखेगा कि क्लॉशियस का ऑटोमेटिकली वायलेशन हो जाएगा। और जब हम लोग क्लॉशियस की स्टेटमेंट का वायलेशन करेंगे तो हमें कैल्विन प्लैंक का वायलेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके, तो यही इसमें इक्वलेंस है कि अगर एक को वायलेट करो तो दूसरी वाली वायलेट ऑलरेडी हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज के लिए कैल्विन प्लैंक ने क्या बोला था कि जो नेट वर्क डन है वो कभी भी वो नहीं हो सकती, डेल क्यू के बराबर नहीं हो सकती, राइट। तो हम यहाँ पर यही कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं कि जो यहाँ से जो हमारा सोर्स था वहां से हमने Q1 लिया, राइट। और फिर क्या किया, यहाँ पर यही जो इंजन है इसने, एक मिनट, सो ये चीज कैसे प्रूव करी? देखो, केल्विन ने क्या बोला था कि पूरा जो वर्क डन है वो पूरा इक्वली नहीं होगा क्यू के, राइट। तो हम लोग यहाँ पर वही चीज इक्वल रख देंगे। हमने क्या किया, यहाँ पर T1 जो भी हमारा सोर्स था वहां से हमने Q1 को एक्सट्रैक्ट किया, इंजन जो हमारा उसने एक्सट्रैक्ट किया, और फिर उसी ने जो पूरा मतलब जो वर्क डन इसने वर्क डन कर दिया इसमें, मतलब जो रेफ्रिजरेटर साथ में जुड़ा हुआ है इसका जो वर्क डन है वो हमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया, यहाँ पे चला गया, ऐसे मान लें। मतलब यहाँ पर कोई हीट लॉस नहीं कंसिडर किया है, हमने यहाँ से हीट को एक्सट्रैक्ट किया और यहाँ पर वर्क डन की फॉर्म में इसमें डाल दिया रेफ्रिजरेटर में। ओके, और रेफ्रिजरेटर जो अपना यूजुअल वर्क करता है वो तो कर ही रहा है, यहाँ पर Q2 है
और यहाँ से Q1 आ रहा है, तो सिंस कोई हीट लॉस हम नहीं अज्यूम कर रहे हैं, तो ये Q1 प्लस Q2 यहाँ पर P1 में वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कैल्विन प्लैंक का वायलेशन कि हमने यहाँ पर कहीं भी हीट लॉस कंसिडर नहीं किया है। तो यहाँ पर जितना वर्क आया, मतलब जितना हीट आई वो वर्क के फॉर्म में इसमें चला गया, और जितना यहाँ से अब्जॉर्ब हुआ और जितना यहाँ से इनपुट हुआ वो यहाँ पर रिलीज हो गया, ऐड हो गया। ठीक है, Q1 प्लस Q2। तो ये तो हो गया कैल्विन का वेरिएशन। अब इसको यहाँ पर देखिए, अगर सम करके कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, तो यहाँ पर हमने यहाँ से T2 से निकाला, T2 जो सिंक है वहां से हमने Q2 को ऑब्जॉर्ब किया, और जो यहाँ पर ये है देखो, यहाँ पर Q1 प्लस Q2 इस साइड है और Q1 इस साइड है, राइट। तो यहाँ पर जब यहाँ पर Q1 प्लस Q2 है तो ये सेम सेम चीज है, बट हमें इसमें जब मतलब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो हम इसे माइनस करके लिखेंगे Q1 प्लस Q2 माइनस Q1, हमें क्या मिलेगा Q2। तो यहाँ पर जो नेट Q2 आया और Q2 चला गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम लोअर टू हाई टेम्परेचर, राइट। यहाँ पर कोई एक्सटर्नल वर्क डन तो हो नहीं रहा है, यहाँ पर इंटरनली मतलब खुद से जो हमारा सिंक है और जो सोर्स है, ये यहाँ पर विदाउट एन एक्सटर्नल हेल्प ये खुद ही से हीट फ्लो करवा रहे हैं लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तक, विच इज ऑफ कोर्स नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू क्लॉशियस। तो हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम लोअर टू हाई टेम्परेचर, वायलेशन ऑफ क्लॉशियस। ठीक है, अब सेम वायलेशन ऑफ क्लॉशियस को प्रूव करेंगे तो हमें कैल्विन प्लैंक का, तो ये तो हो गई कैल्विन प्लैंक के फर्स्ट स्टेटमेंट से इक्विवेलेंस। सेकंड क्या है, क्लॉशियस ने क्या बोला था कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर हीट फ्लो नहीं होगी विदाउट एन एक्सटर्नल वर्क डन। ओके, अगर आपको ऐसा करवाना है तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर यही मान रहे हैं। हमने क्या किया कि रेफ्रिजरेटर ने T2 से Q2 एक्सट्रैक्ट किया और T1 में भेज दिया। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये जो अपना इंजन है, हीट इंजन है, उसने Q1 एक्सट्रैक्ट किया T1 से, यहाँ पर कुछ वर्क डन किया विच इज Q1 माइनस Q2, और Q2 को एज अ वेस्ट T2 में भेज दिया सिंक में। ठीक है, मतलब हमने इंजन और रेफ्रिजरेटर को कंबाइन किया, तो सबने अपना इंडिविजुअल काम किया। अब इसका नेट, अब इसमें वायलेट कैसे कर रहा है क्लॉशियस को, क्योंकि यहाँ पर जो रेफ्रिजरेटर है ये विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प ये डायरेक्ट अपना लोड से हाई टेम्परेचर में हीट एनर्जी को फ्लो करवा रहा है। ठीक है, ये तो चलो ठीक है, ये वाला तो पार्ट ठीक है कि इंजन सही काम कर रहे हैं हाइट से लो टेम्परेचर में, बट जो रेफ्रिजरेटर है ये वायलेट कर रहे हैं। ओके, तब इसका बिगर पिक्चर देखते हैं, मतलब जब ये सब हटा के हो क्या रहा है एक्चुअल में यहाँ पर देखो ये सेम है, मतलब एनर्जी है एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, तो नेट एनर्जी क्या होगी, इसका सब्ट्रैक्शन यानी Q1 माइनस Q2। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तो देखो Q2 नीचे है और Q2 ऊपर है, कोई एनर्जी बीच में है ही नहीं, मतलब यहाँ पर जो एनर्जी का आ रहा है दिस इज जीरो, मतलब T2 तक कोई भी एनर्जी नहीं पहुंच रही है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पर वर्क डन हुआ है वो वर्क डन किसके इक्वल हो गया, Q1 माइनस Q2 के। मतलब इसका ओवरऑल मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ से Q1 माइनस Q2 को एक्सट्रैक्ट किया और वो T2 तक कुछ वेस्ट नहीं गया, वो सीधे पूरा का पूरा वर्क 100% वर्क डन में चला गया। ओके, कोई भी चीज, क्योंकि T2 सिंक में क्या जाता है, सिंक में वेस्ट मटेरियल मतलब जो वेस्ट हीट होती है वो जाती है, बट यहाँ पर वेस्ट हीट इज जीरो, और जितना भी हमने अब्सॉर्ब किया उतना पूरा वर्क डन में आ गया, यानी 100% कन्वर्जन, विच इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लैंक। तो ये क्या हो गया, वायलेशन ऑफ क्लॉशियस, जो कि हमें वायलेशन दे दिया केल्विन प्लैंक का। तो ये तो होगी केल्विन प्लैंक और सेकंड लॉ का इक्विवेलेंस और स्टेटमेंट। ठीक है, और अब नेक्स्ट मैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके यहाँ पर पेस्ट, मतलब यहाँ पर इनके नोट्स लगा के मैं वो शेयर करके उसकी वीडियो बनाती हूँ। ओके।